दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में टेस्ट सीरीज 18 को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इससे पहले 17 सेट चैनल पे अपलोड है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। ये सभी वीडियो इस श्रृंखला के अंतर्गत जितने भी वीडियो आएंगे चैनल पर, ये सभी आपके बीपीएससी सहित अन्य सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और हमेशा की तरह इस वीडियो में भी प्रश्नों की संख्या है 50 और इसमें से 10 प्रश्न आपके करेंट अफेयर्स के शामिल होंगे। और आपको बता दूं कि इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत यहाँ पे 50 प्रश्नों में इसका फुल मार्क्स रखा गया है 50 और इसकी पासिंग मार्क्स जो है वो 35 है। आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पे 35 से आपके ज़्यादा सही हो। अगर 35 से आप ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो आपकी तैयारी को काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। अगर 35 से कम है तो आपको यहाँ पे फेल माना जाएगा। तो आप कॉपी और पेन लेके बैठें और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद काउंट करते जाएं कि आप यहाँ पे 50 में से कितने प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा लगेगा कि आपकी तैयारी अच्छी है, आप कितने प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम में उस अनुसार आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। आप इस वीडियो को एकदम से हूबहू एग्जाम के तौर पे लीजिए, समझिए कि ये सभी 50 प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं और यहाँ से आपकी तैयारी का आपको अंदाज़ा लगेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरी वीडियो को देखें और सभी प्रश्नों को सॉल्व करके आप काउंट करके वीडियो का लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने कितने प्रश्नों को सही हल किया है। और यहाँ पे आपको बता दूं कि जो सभी प्रश्नों की जो प्रकृति होगी वो एकदम से हूबहू बीपीएससी एग्जाम की तरह होगी। जो 5 प्रश्नों के साथ बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और मैं प्रश्न को पढ़ूंगा, उसके बाद आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर टाइमर स्टार्ट होगा और उसके बाद आप प्रश्न को सॉल्व करके आंसर मुझे बताएंगे। तो पहला प्रश्न है, नेपाल किसकी सीमा पर स्थित है? सभी प्रश्नों में आपको ऑप्शन नंबर ई को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो नेपाल किसकी सीमा पर स्थित है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो नेपाल किसकी सीमा पर स्थित है? तो ये बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेपाल किसकी सीमा पर स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। और इसके अलावा और भी राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जैसे कि सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, वो सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यपाल के द्वारा। किसी भी राज्य में राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है और राज्यपाल किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? सात अप्रैल को पूरे विश्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 अप्रैल। नेक्स्ट प्रश्न है, समझौता एक्सप्रेस किन देशों के बीच चलती है? समझौता एक्सप्रेस किन देशों के बीच चलती है? इस प्रश्न का आंसर होगा भारत और पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन हुआ था। और आप सभी को पता होना चाहिए कि झारखंड जो सम्मिलित रूप था बिहार और झारखंड का, तो उस सम्मिलित रूप का 46% भूभाग को लेकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। और ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका गठन हुआ है और तभी से बिहार की जो स्थिति है वो वर्तमान स्थिति है जो बंटवारा होने के बाद आई है। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसका आंसर होगा 15 नवंबर 2000। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? जो सीमा के साथ साझा करता है किसी अन्य राज्य के साथ, तो बिहार राज्य की सीमा है कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 राज्य। आप सभी को पता होना चाहिए कि बिहार की जो चौहद्दी है वो उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। ये बिहार की चौहद्दी है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो उत्तर में तो नेपाल है, उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो देश है। यहाँ पे राज्यों की संख्या पूछी जा रही है, तो दक्षिण में झारखंड 1 हो गया, पूर्व में पश्चिम बंगाल 2 हो गया और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ थोड़ी दूर है तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो ये 3 राज्य है जो बिहार के सीमावर्ती राज्य हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 राज्य।
अगला प्रश्न है बिहार कर्क रेखा के किस भाग में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर में। बिहार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है बिहार में अधिकांशतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कछारी मिट्टी। अधिकांश भाग में बिहार में कछारी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में अधिकांशतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आंसर होगा कछारी मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से किस शहर में पहला इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था? तो बिहार में पहला इस्पात कारखाना जो स्थापित हुआ था तो सम्मिलित रूप से जमशेदपुर, जो कि बिहार और झारखंड तभी था, एक था, लेकिन बंटवारा होने के बाद ये जमशेदपुर जो है वो झारखंड राज्य का हिस्सा है। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से किस शहर में पहला इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था? तो ये जमशेदपुर में हुआ था। इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन ये जमशेदपुर अभी बिहार का हिस्सा नहीं है, ये झारखंड का है। लेकिन जिस समय इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था ये जमशेदपुर बिहार राज्य का हिस्सा था। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? इस प्रश्न का आंसर होगा केरल। केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रम। भारत का केरल राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है। दोस्तों, अगर आप भी 66वें बीपीएससी की तैयारी में लगे हैं और आप भी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं और इसी तरह के पीडीएफ चाहते हैं जो आपको परीक्षा में सफलता की ओर ले जाएगा, तो आप भी हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करें। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर यहाँ जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर पेड लिखकर मैसेज करें। आपको पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए तमाम जो जानकारियाँ होगी वो आपको व्हाट्सअप नंबर पर भेजी जाएगी। केवल 49 रुपये पे करके आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारा पेड ग्रुप है। इसके अंतर्गत हमारे जो टेस्ट सीरीज आते हैं और जो बीपीएससी एग्जाम से संबंधित पीडीएफ होंगे वो सारे के सारे आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है विश्वविख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? इस प्रश्न का आंसर होगा महमूद गजनवी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, महमूद गजनवी ने। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है राजतरंगिणी में कहाँ के राजा का वर्णन किया गया है? इस प्रश्न का आंसर होगा कश्मीर के राजा का। और ये राजतरंगिणी जो पुस्तक है, इसके ये जो लिखा गया है पुस्तक कलहन के द्वारा लिखा गया है। कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1526 में। मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा का चुनाव लड़ने की न्यूनतम योग्यता उम्र क्या है? आंसर होगा 30 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा की चुनाव लड़ने की न्यूनतम जो योग्यता है उम्र वो है 30 वर्ष। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का आंसर होगा WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवो ह्यूम के द्वारा किया गया था। ये एक अंग्रेज अधिकारी थे और इसकी स्थापना 1885 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इस प्रश्न का आंसर होगा दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो B1 की कमी से बेरी रोग होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर
बी यानी कि बेरी बेरी रॉक। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कोशिका की अवधारणा किसने दी थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न है जख्मों को शीघ्र भरने के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि विटामिन सी। जख्मों को भरने के लिए, शीघ्र भरने के लिए विटामिन सी लाभदायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मांसपेशियों में मुख्यतः क्या पाई जाती है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मायोसिन। ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों के अंदर पाया जाता है। आप इसका नाम याद रखें, इसका नाम है मायोसिन। अगला प्रश्न है एक लड़का अपने पिता से विरासत में कौन सा गुणसूत्र प्राप्त करता है? आप सभी को पता है कि जो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है, यानी कि 23 जोड़ा होता है। तो एक लड़का अपने पिता से विरासत में कौन सा गुणसूत्र प्राप्त करता है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 22+y। एक लड़का अपने पिता से विरासत में 22+y गुणसूत्र प्राप्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि को स्वामी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पिट्यूटरी ग्रंथि को मानव शरीर की स्वामी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है एक अश्वशक्ति कितना वाट का होता है, कितने वाट के बराबर होता है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 746 वाट। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर होगा थॉमस अल्वा एडिसन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है रेडियोधर्मिता की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हेनरी बेकुरल ने। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है अंतरिक्ष में अपना पहला यान किस देश ने भेजा था? इसका आंसर होगा सोवियत संघ के द्वारा। अंतरिक्ष में अपना पहला यान सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है रेडियो कार्बन विधि निर्धारण पद्धति का उपयोग निम्न में से किसकी आयु निर्धारण के लिए किया जाता है? रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति का उपयोग निम्न में से किसके आयु निर्धारण के लिए किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जीवाश्म। जो रेडियो कार्बन पद्धति है जिसे कि C14 कार्बन पद्धति के नाम से जाना जाता है, ये जो होता है वो जीवाश्म की आयु पता करने के लिए, जीवाश्म की जो आयु होती है उसे निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आंसर होगा जीवाश्म यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है जंगरोधी इस्पात का निर्माण किस धातु में लोहा मिलाकर किया जाता है? जो जंगरोधी धातु होता है उसका निर्माण लोहे में किस तत्व को मिलाकर इसका निर्माण किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा निकल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा निकल। उसके बाद अगला प्रश्न है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन प्रकृति में नहीं मिलता है? ये प्रश्न मैं आपको कई बार बता चुका हूं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नायलॉन। इनमें से नायलॉन जो है यहाँ पे ऑप्शन में ये प्रकृति में नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? इसका आंसर होगा ब्रह्मांड का उद्भव।
ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित यह सिद्धांत है जिसका नाम है बिग बैंग सिद्धांत। अगला प्रश्न है खुदाबख्श लाइब्रेरी कहां पर है? तो ये पटना में है, अशोक राजपथ पटना में, पीएमसीएच के निकट है खुदाबख्श लाइब्रेरी। पीएमसीएच के पूर्व में ये स्थित है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि पटना। प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि पीएमसीएच के किस भाग में खुदाबख्श लाइब्रेरी है? तो ये पूर्वी भाग में है। दोस्तों अगला प्रश्न है विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो विधायक बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो है 25 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो मतदाता होने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो है 18 वर्ष। 18 वर्ष के युवा वोटिंग कर सकते हैं। इसकी न्यूनतम सीमा जो है वो 18 वर्ष से निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है लता मंगेशकर किस राज्य की रहने वाली है? इस प्रश्न का आंसर होगा महाराष्ट्र। लता मंगेशकर महाराष्ट्र की रहने वाली है। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि साहित्य। अगला प्रश्न है इनमें से भारत रत्न किसे मिला है? बताइए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद अपना आंसर कीजिएगा। इनमें से भारत रत्न किसे मिला है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर को मिला है, लता मंगेशकर को मिला है और जवाहरलाल नेहरू को मिला है। तो ये ए, बी और सी, डॉक्टर अंबेडकर, लता मंगेशकर और जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों ऑप्शन सही है यहाँ पर। तो इस प्रकार हमारा फाइनल आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। 39 नंबर प्रश्न, वर्तमान में किस देश में महिला प्रधानमंत्री है? इस प्रश्न का आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में वर्तमान में इसके जो प्रधानमंत्री है वो एक महिला है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न है पोखरन किस राज्य का हिस्सा है? किस राज्य में है पोखरन? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजस्थान। पोखरन राजस्थान में है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ से जो प्रश्न आएंगे 41 से लेकर 50 तक, ये सभी प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के होंगे। ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इसे ध्यानपूर्वक सॉल्व कीजिएगा। यहाँ से आपके प्रश्न के जो गलत होने की संभावना है वो थोड़ी ज़्यादा होगी, तो इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में महाराष्ट्र और किस राज्य में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत किया गया है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए किस नाम से एक अभियान की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा स्पंदन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा स्पंदन। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जावेद इकबाल वानी। ये देखिए अभी रिसेंटली का ये सब घटना है, तो आने वाले 1 साल तक ये सभी करंट अफेयर्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसे आप ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। हालांकि जो नियुक्तियां होती है वो थोड़ा सा बदल भी सकता है, लेकिन जो करंट अफेयर्स के कुछ और भी प्रश्न जो होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, उसे ध्यानपूर्वक रखिएगा याद। अगला प्रश्न है कर्मचारी भविष्य निधि ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीने में कितने करोड़ रुपये का भुगतान किया है?
तो कर्मचारी भविष्य निधि ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीने में 11,540 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस फिटनेस सर्टिफिकेट पर परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो इसे 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 30 सितंबर। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। इसे आप नोट कर लीजिए, ये आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश। हींग और केसर की खेती के लिए हिमाचल प्रदेश के सरकार के साथ समझौता किया गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो हरे रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है। जो भी BS6 श्रेणी के वाहन है उस पर हरे रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का आंसर होगा मोनिका कपिल मोहता। मोनिका कपिल मोहता इसका करेक्ट आंसर होगा। स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत के रूप में इसे हाल ही में नियुक्त किया गया है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 7 जून को मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में कुल मिला के 50 प्रश्न थे। 50 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को सही सही हल किया, आप कमेंट करके बताइए, ताकि मैं भी जान सकूँ कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। और अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम जानकारियाँ दी गई है, आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं, आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।